Guys, let's start the Bohr model of atom. बोर मॉडल के पहले थॉमसन ने इलस्ट्रेट किया था, रदरफोर्ड ने सबसे पहले थॉमसन ने मॉडल दिया था एटम का। उसके बाद रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड ने एटम्स के बारे में बताया, अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स के उन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग की। उसके बारे में हम लोग कुछ पॉस्टुलेट्स के बारे में बताया था। उसके बाद ये बोर आए और बोर ने हमको एटम के बारे में कुछ जानकारी दी। हम लोग बोर मॉडल पढ़ेंगे एटम का, बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर ने बताया कि या तो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट्स होती हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स हैव डिफरेंट एनर्जीज। सपोज यहाँ पे दो ऑर्बिट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सेकेंड ऑर्बिट एंड दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट। अगर इस ऑर्बिट की एनर्जी E2 है और इस ऑर्बिट की एनर्जी E1 है तो E2 इज ग्रेटर देन E1। अब जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे न्यूक्लियस से, दिस इज योर न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे, ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है, ऑर्बिटल एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उनकी भी एनर्जी क्या होगी, वैसे वैसे इंक्रीज करती जाती है। तो यहाँ पे जो इन्होंने बताया, एक स्टेशनरी ऑर्बिट की बात की, स्टेशनरी ऑर्बिट की बात की बोर ने, ठीक है। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब होता है, इन्होंने बताया कि ईएम वेव जो थ्योरी आई थी, ईएम वेव थ्योरी, रेडिएशन लेस ऑर्बिट बोलते हैं, रेडिएशन लेस ऑर्बिट। और ये जो ईएम वेव थ्योरी है, इसका ये कॉन्ट्रडिक्शन है। इन्होंने ये बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, ये एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। ये इन्होंने क्या बोला था, ईएम वेव थ्योरी क्या बोलती है, ईएम वेव थ्योरी बोलती है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो क्या करेगा, अपनी एनर्जी का लॉस करके वो लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिट होगा। हाँ, इन्होंने बोला कि हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, there will be a transition of electron, there will be a transition of electron। मतलब ट्रांजिशन जब होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो वहां से फोटॉन पार्टिकल्स निकल के आते हैं। अब होगा क्या, सपोज करो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या हुआ, ये रिवॉल्व कर रहा है, एनर्जी लॉस हुआ, फिर ट्रांजिट होकर के फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। फिर क्या होगा, फिर इस फर्स्ट ऑर्बिट से ट्रांजिट होगा, फिर बाद में न्यूक्लियस में एक स्पाइरल होते हुए, हेलिकल होते हुए वो क्या होगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा और एटम क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसने क्या बोला, इन्होंने अजम्पशन लिया, क्या किया, अजम्पशन लिया, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, स्टेशनरी ऑर्बिट का जो इन्होंने अजम्पशन लिया उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पर उन्होंने अज्यूम किया कि देखो जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं ये रेडिएशन लेस ऑर्बिट है। कैसे ऑर्बिट है, रेडिएशन लेस ऑर्बिट है, विच इज कॉन्ट्रडिक्टरी टू ईएम वेव थ्योरी। बट उन्होंने ये अज्यूम किया कि देखो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ऑर्बिट के अराउंड एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जो रेडिएशन लेस ऑर्बिट होती है। मतलब ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो ये इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ये जंप होकर के अपने से लोअर ऑर्बिट में नहीं जाएगा। ठीक है ना। ये फर्स्ट रूल इनका यही था। अब सेकेंड रूल ने बताया कि आइंस्टाइन की जो फोटॉन कॉन्सेप्ट था, बाय आइंस्टाइन फोटॉन कॉन्सेप्ट, इन्होंने बताया कि बोर ने बताया कि देखिए जो फोटॉन एमिट होते हैं ये हायर एनर्जी, सपोज करो ये
दिस वन इज फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज योर सेकेंड ऑर्बिट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाते हैं तो यहाँ पे जब तक ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड योर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन मीन्स हायर ऑर्बिटल मोशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। अब पूछेंगे सर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाएगा कैसे? बाय द कोलिजन ऑफ एटम्स। जब एटम के होंगे कोलाइड होंगे तो क्या होगा, वो एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे हायर ऑर्बिट में चले जाएंगे। बट ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये रिवॉल्व करेंगे। तो जो फोटॉन कॉन्सेप्ट होता है, फोटॉन कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब तक कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट तब तक फोटॉन नहीं एमिट होगा। अब सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन, दिस इज इनिशियल स्टेज एंड दिस इज फाइनल स्टेज। तो जो फोटॉन का एमिशन होगा तो एनर्जी ऑफ फोटॉन दैट इज h nu इज इक्वल टू EI माइनस EF। तो बोला जो एनर्जी का गैप है ऑर्बिट का, ये ऑर्बिट सपोज करो इस ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में ही ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एनर्जी होगी फोटॉन की, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट्स। किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में ट्रांजिशन किया है, जो उनकी एनर्जी का जो गैप होगा दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो सेकंड पोस्टुलेट में इन्होंने यही बताया, फोटॉन इनहाइजेशन के फोटॉन कॉन्सेप्ट को इन्होंने बस एक्सप्लेन कर दिया और ये भी एक्सप्लेन किया कि ये जो फोटॉन की एनर्जी होती है दैट इज द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट्स। ओके, नोट इट डाउन। थर्ड कॉन्सेप्ट बताया उन्होंने, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is quantized and it is integral multiple of a constant h by 2 pi, where h is Planck constant and it is also called or h cut. It is also called h cut. तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय L और J. It is a vector quantity and this is equal to R cross P और MVR, इसे बोलते हैं MVR। अब वेक्टर फॉर्म में इसे R cross P बोलते हैं। L जो होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड L वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R इंटू P, लीनियर मोमेंटम। ओके, अब ये L इज इक्वल टू MVR है, तो बाय दिस कॉन्सेप्ट इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi। सो एंगुलर मोमेंटम MVR इज इक्वल टू N h upon 2 pi and N start from N is equal to 1 2 3 up to so on, because N is the integral multiple। आपको N जो होगा वो इंटीग्रल होना चाहिए। ओके, so this MVR is equal to NH upon 2 pi। इन्होंने बोलने 3 कॉन्सेप्ट दिए and this last one is very important। ओके, अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, अब सपोज करो ये आपका न्यूक्लियस है एंड दिस इज योर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का आपको पता है प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, ये दोनों कुछ डिस्टेंस पे होंगे। अब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? अब ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा दिस इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी कोई पार्टिकल
किसी सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है तो उस सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग तो रहा है टुवर्ड्स सेंटर, if this is center and this is electron which is revolving around this center, so there is a force that is called centripetal force which acts towards the center. Direction is always towards the center, and this is equal to mv square by r। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है Fc = mv²/r। अब देखो यहाँ पे, अब इन दोनों के बीच में ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इट इज नॉट अ न्यू फोर्स। यहाँ कोई ना कोई और फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कूलम्ब फोर्स एक्ट करते हैं। तो कूलम्ब फोर्स जो एक्ट करेगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe = k q1 q2/r²। अब यहाँ पे देखो Q = Ne पता है हमें, Q = Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये टोटल चार्ज हो जाता है। अब सपोज करो हम एक एटॉमिक नंबर, एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो ये जो Z होता है, Z इज एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर किसको शो करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो करता है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। एटॉमिक नंबर किसको शो करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो हम n की प्लेस पे हम Q = Z × E लिख दे तो प्रॉब्लम तो होगी नहीं। ओके, पुट द वैल्यू पे Q = Z। मतलब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में, वी कैन राइट इट एज k ZE × E, क्योंकि सेकंड पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसलिए E लिख दिया अपॉन r²। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक force। This is your first equation, let it is first equation। अब यहाँ पे जो हमको सेकंड इक्वेशन थी, mvr = nh अपॉन 2π, this is equation second, this is equation first। By using second equation and first equation we can put the value of r from here। यहाँ पे r, यहाँ से v की वैल्यू उठा, यहाँ से r की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो आपको ऑर्बिट की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ करते हैं द नोट। सो वी हैव टू फार्मूला, दैट इज mv²/r = k ZE²/r², and from this mvr = nh/2π। So from here we can put the value of v from here, so it will be nh/2πm × r। अब इस v की वैल्यू उठा कर यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो आपको r की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे, यहाँ से एक आर कैंसिल आउट, ठीक है ना। फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1, सो m अगर v² को हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, r की वैल्यू यहाँ पे देखो, r को हम ऐसे लिखते हैं k ZE² अपॉन mv²। अब यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो mv² डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड दिस इज k ZE²। अब यहाँ पे r की वैल्यू मिल गई यहाँ पे, बट यहाँ पे v की वैल्यू यहाँ से उठा कर यहाँ पुट कर देते हैं, तो r = k ZE² अपॉन m × this nh/2πmr, nh/2πmr। क्लियर है, इसका होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। अब के की वैल्यू कितनी, 1/4πε0 ZE² यहाँ पे m है और यहाँ पे n² h² अपॉन 4π² m² r²। ओके, अब यहाँ देखिए 4π कैंसिल आउट, m एंड m कैंसिल आउट। अब ये m r² न्यूमरेटर में जाएगा, तो r =
ZE स्क्वायर इंटू MR स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर H स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ R कैंसिल आउट, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन ZE स्क्वायर इंटू M। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, यहाँ पाई की वैल्यू लेंगे, पाई यहाँ रिमेनिंग होगा, सो पाई ZE स्क्वायर। ओके, न्यूमरेटर में N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अगर हम Rn ऑर्बिट की बात करें, Rn रेडियस की बात करें, तो ये जो H स्क्वायर H स्प्लाइन कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर M सब की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो इट इज 0.53 N स्क्वायर अपॉन Z, ये वैल्यू आपको मिलती है। ओके, एंड फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, hydrogen like atoms, it is Rn is directly proportional to N square upon Z। ओके, यहाँ पे वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आएगी, ठीक है। Rn is directly proportional to N square upon Z। Z is what? Atomic number, N is the number of orbits, ठीक है। यहाँ पे नोट करने पॉइंट लेंगे, नोट stationary orbits are not equally spaced। इसका मतलब है कि एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट के बीच का जो इक्वी डिस्टेंस नहीं होंगे, उनके बीच का जो गैप होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। सब नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। अब सपोज करो कई ऑर्बिट होंगी, 1 2 3 4 n तक ऑर्बिट होंगी सपोज करो, तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपका जो एक्सप्रेशन है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई से, यहाँ से v की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। v इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई m इंटू r। ओके, हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आता है v इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई mr से, और जो r का कांस्टेंट आता है, रेडियस जो आती है वो n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई mz e स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज आती हैं। अब यहाँ से r की वैल्यू हम यहाँ पे वेलोसिटी में वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी, सो r की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम equation 1 and 2, so velocity is equal to nh upon 2 pi m into velocity n square h square epsilon naught upon pi m z e square। pi cancel out, m cancel out, so nh cancel out, so it is ZE square upon 2nh epsilon naught, 2nh epsilon naught। This is the velocity। अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे। अब इस इक्वेशन में c से मल्टीप्लाई करेंगे और c से डिवाइड करेंगे, तो व्हाट विल वी गेट? v इज इक्वल टू e स्क्वायर c अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट। ओके, और यहाँ पे c z अपॉन n, and this is a constant that is alpha। ओके, दिस इज कांस्टेंट अल्फा। सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे इसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा। e स्क्वायर अपॉन 2ch एप्सिलॉन नॉट अल्फा इज इक्वल टू e स्क्वायर
upon 2ch epsilon naught, and it is a perfect value. C is alpha is equal to 1 upon 137, and this alpha is called Summerfield fine structure constant. Fine structure constant. ओके, अब यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी? V इज इक्वल टू सी जेड 1 बाई 137 सी जेड अपॉन एन. ओके, if Z is equal to 1 for hydrogen atom, Z is equal to 1, so V becomes equal to V C upon 137. मतलब जो nth ऑर्बिट में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी दैट इज 1 by 37 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ लाइट. ओके, C is velocity of light. नोट डाउन कर लीजिए.